चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉर्ट वीडियो। तो बात शुरू होती है बेसिक लेवल पे कि आखिर करंट क्या होती है। आप जानते ही हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए करंट, यानी जहां पर चार्जेस फ्लो करेंगे बेटा उसका रेट एक सेकंड में कितना फ्लो करेंगे, ऐसा यूनिट की बात करें उसे हम करंट कहते हैं। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 से देखा हुआ पहचानते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, सिंबल के रूप में ए लिख देते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है तो उनकी रेस्पेक्ट करते हुए कैपिटल ए लिखते हैं, स्मॉल ए नहीं लिखते। आगे बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट। बड़ी खूबी, बड़ी स्पेशल बात। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज तो बहुत बाद में हुई, 1896 के आसपास, 94-96 के आसपास। उससे पहले हम ये मानते थे कि जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वही हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। ये कन्वेंशन करंट मानी जाती थी। लेकिन जब नया आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉन के रूप में, पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो खिलाड़ी है चार्जेस के रूप में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, बाकी चीजें पॉजिटिव वाला चीज जल्दी फ्लो नहीं करता। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की और यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा है, अगर इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा इस डायरेक्शन में है तो करंट को हम लोग इसकी विपरीत दिशा में समझेंगे। इससे हमारी बात उल्टी ना हो इसलिए करंट की डायरेक्शन बराबर रखी। यह बोला कि इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा में के उल्टी दिशा में करंट को मानेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी या इलेक्ट्रॉनिक करंट थी। समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उसका उल्टा, और कन्वेंशनल क्या थी, पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस। आपको मालूम होगा बिल्कुल अच्छे से कि जो करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है साहब और मैग्नीट्यूड भी होता है। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी जब आप करंट लिखते हैं किसी में तो बताते हैं 2 एम्पियर की करंट है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी बताया आपने, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए तीसरी चीज और जरूरी होती है, वेक्टर लॉ को फॉलो करना। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती करंट, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कहने का मतलब अगर यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां 5 एम्पियर की करंट है, तो इस तार में 7 एम्पियर की करंट जाएगी, चाहे ये तार किसी भी एंगल्स पे बेस्ड हो। वेक्टर में एंगल बदल देने पर चीजें बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन आपके घर पे आता है, दांत से छीलता है, कटर से छीलता है और टेढ़ा मेढ़ा तार करके लगा देता है निश्चिंत होके कि जो करंट निकलेगी दोनों का जोड़ होगी, इसकी एंगल से कोई मतलब नहीं है कि ये सीधा लगा है या तार हमारी डिस्को करती हुई आ रही है। ठीक है, बात आगे ले चलते हैं हम लोग, डिस्को डांसर हो गया ये तो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये सेल के लिए बात की जाती है। जब आप सेल लेते हैं, एक समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इस तरह का समझ लीजिए सेल है, कोई प्लस है कोई माइनस है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जब इसमें कोई करंट फ्लो ना हो रही हो, समझ रहे हैं, जब इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है उस समय इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, I इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए मुझे, ये यहां पे बिगाड़ने में मुश्किल होती है तो मैं I इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं इसके लिए। उसे बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरीके से समझ सकते हैं, मोटी भाषा में, कोई सेल मार्केट से खरीद के आए तो कितनी ताकत रखी है उसने, कितना दे सकता है मैक्सिमम, तो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम दे सकता है। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होती है ये दोनों के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है और V मानते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमारा जो सिंबल है वो इस तरह से E लिखा जाता है, थोड़ा सा स्टाइलिश E कह लीजिए, तो इस तरह का E लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख देते हैं हम लोग। EV में जो रिश्ता होता है देखिए, V इज इक्वल टू E माइनस IR। जैसे ही I की वैल्यू 0 पुट कर देंगे V और E बराबर हो जाएगा। यही बोल रहा हूं कि जब करंट फ्लो ना करे उस समय इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ए EMF ऑफ द सेल। एक और अच्छी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, कहीं पूछी जाए तो आप लिख दीजिएगा बड़े अच्छे से। ये EMF क्या होता है, मिसनोमर होता है। मिसनोमर कहने का मतलब ऐसे शब्द जो आपको भ्रमित कर देते हैं, लगता है कि ये ऐसा होगा, असल में नहीं होता। जैसे लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, नाम में फोर्स है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था लाइट ईयर, याद कीजिए, लाइट ईयर एक यूनिट पढ़ी थी। ऐसा लगता था इसमें ईयर है, साल है, तो ये टाइम की यूनिट होगी, ऐसा लगता था। लेकिन असल में किसकी यूनिट थी,
डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस की यूनिट होती थी, दूरी की यूनिट होती थी लाइट ईयर। ये मिसनोमर होते हैं जो नाम से तो लगता है सीधे हैं लेकिन टेढ़े होते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये फोर्स नहीं होता है, ये स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन देयर इज नो करंट। यानी ये एनर्जी फैमिली का है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़ रखा है जमाने से आपने। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है एनर्जी फैमिली का, एनर्जी पर यूनिट चार्ज वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी की फैमिली क्या है? एनर्जी वाली। तो ये एनर्जी वाली सदस्य का है, फोर्स का हिसाब किताब इसका नहीं है। तो जस्ट कीप इन माइंड, आपके लिए अधिक जानकारी जैसे इंटरेस्ट बना रहे। आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में क्या कहना है? तो क्लास 10th से घूमते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and other physical conditions remains unchanged. V is equal to IR या V is proportional to I, और इससे आप लिख देते हैं V is equal to IR। जब ग्राफ बनाते हैं V और I के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलता है, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। बड़ा फेमस लॉ, बड़ा ही धांसू लॉ आप जानते भी हैं। बात करते हैं साहब रेजिस्टेंस की। अब V is equal to IR में जो हमारा R था, यही R हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि ये क्या है? अपोजिशन टू द करंट। करंट जब फ्लो होती है यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो उसका ये विरोध करता है। कितना विरोध करता है ये R से पता चलता है। जिसका R जितना ज्यादा, विरोध उतना ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज द अपोजिशन टू द करंट, करंट का विरोधी। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है ओम होती है, ये भी आपको पता होगी। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये ओम का सिंबल है, और ओम, ओम शांति ओम तो ओम हो गया रेजिस्टेंस का सिंबल साहब। आगे बात करते हैं कि कोई भी मटेरियल लेते हैं तो मोर लेस उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कम ज्यादा आपको मिलेगा ही, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। आगे बात लेके चलते हैं बेटा आपके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखिए क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, इस पे सवाल अब भी आ जाते हैं 12th में, 10th में तो आते ही थे। तो ये जो कहानी रो है, दिस इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसको या तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे करते हैं? वही R इज प्रोपोर्शनल टू L, फिर R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और नेचर ऑफ द मटेरियल, रो नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब वो पीतल का है, तांबे का है, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, जिस मटेरियल का लिए हुए हो उसके लिए रेजिस्टिविटी रो। तो ये रो हो जाती है, और ये रो की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। यहां से निकालेंगे तो ओम मीटर आ जाएगी। एक बात बड़ी ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है ना। ये किन चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। ये पूछ लिया जाता है कभी एक नंबर में, समझ पाए ना। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग, रेजिस्टेंस है R और रेजिस्टिविटी है रो। तो अगर लेंथ आपने बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस तो घट जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ सकती है। ये दोनों कांड हो सकते हैं टेम्परेचर के केस में। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल समझ रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, बात आप समझ गए होंगे। एक नया टर्म आता है करंट डेंसिटी, और ये एक एक नंबर में बहुत टपकाया जाता है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में काफी मिल जाता है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करंट डेंसिटी, या डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ये लिखी हुई है। इसको आप समझ भी लें और याद भी कर लें जिससे फटाफट इसको लिख सकें। क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge of that point। सिंपल भाषा की बात करें, J is equal to I/A। क्या कह रहा है? किसी भी पॉइंट पर हम लोग पर यूनिट एरिया में जो चार्ज का फ्लो है परपेंडिकुलर, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम J बोलते हैं, और उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये फॉर्मूला है J is equal to Q/T A, इस डेफिनेशन से निकाला। चार्ज
पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, वो हो जाता है J। और Q बाई T को हम जानते हैं I, तो लिख देंगे I बाई A। एक खूबसूरत बात ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी पूछा जाता है एक नंबर में। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? वेक्टर क्वांटिटी अगर है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है तो J का भी डायरेक्शन यही है, बात खत्म हो जाती है। और यहां पर देखिए, अगर I की बात करें तो J इंटू ए को एंगल से मैच करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली बात की थी, तो J A cos थीटा, यानी ये I को लिख सकते हो I इज इक्वल टू J एक वेक्टर क्वांटिटी डॉट A एक वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, सिंबल, J सब पकड़ के रखना, एक नंबर में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे जब ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को शो करते हैं कैपिटल G से। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, कुछ भी स्पेशल नहीं है। बाकी ये स्लाइड है, यहां से आप इसको याद कर सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इसकी यूनिट क्या होती है, ये एक नंबर में टपक सकता है, एमसीक्यू में टपक सकता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एसआई यूनिट ओम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो भाई समझ लेना, क्योंकि इसमें पावर पॉइंट पे लिख रहा हूं तो बिगाड़ना मुश्किल रहता है, फिर सब इरेज करें या 3 घंटा वही करें। तो ये रहा ओम। अब इस ओम का 1/R है, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ओम का उल्टा लिखते हैं एम, इसी का MHO। देखो कितना मजा आ रहा है, MHO। तो MHO लिख देते हैं मोह, मोह माया। मोह माया में न पढ़ना बच्चों, है ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए ये मोह पकड़ लेना इधर बच्चों। और ये या फिर इसको ओम की पावर -1 भी लिखते हैं। तो ओम की पावर -1 थोड़ा सा मजा कम आता है, मोह माया में न पढ़ना बच्चों। आगे चलते हैं, आगे आते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। तो कंडक्टिविटी को किससे शो करते हैं मेरे बच्चों? सिग्मा से। और ये होता है 1/ρ। रो आप जानते थे क्या था? रेजिस्टिविटी। कुछ भी दम नहीं है। और इसकी यूनिट तो आप जान ही रहे, मो पर मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। भाई विरोधी तगड़े हो गए तो चार्ज कैसे जा पावेगा? कंडक्टिविटी का मतलब क्या? चार्ज आसानी से जावे। कंडक्टिविटी, चार्ज आसानी से जावे। अब दुश्मन ही जिसके विरोधी ताकतवर है तो कैसे आसानी से जाएगा? हो गया 1/ρ, कौन सी बड़ी बात। आगे समझते हैं वेक्टर फॉर्म। ये बड़ा भाई, ये बहुत पूछा जाता है, ये टीचरों को पता नहीं कितनी मतलब इसको घुमा घुमा के आपको देते रहते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म बेटा पढ़ लेना, ये 2 इक्वेशन छोटी छोटी लिखी हैं और इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये V=IR जो था उसी के इक्विवेलेंट है वेक्टोरली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या थी? रेजिस्टिविटी, और ये था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पकड़े हुए हो ना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था रेजिस्टिविटी, ये था करंट डेंसिटी, और ये जे क्या था? करंट डेंसिटी। ये कितना था? सिग्मा कंडक्टिविटी, और ये ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हेडिंग पड़ी होगी ये, V=IR के इक्विवेलेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का काम है याद करना। खत्म करो यार, कहां पड़े हुए हो, आगे आओ। आगे चलते क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई मटेरियल रेजिस्टिविटी के बेसिस पे कौन कंडक्टर्स कहलाएंगे, कौन इंसुलेटर्स हैं, कौन सेमीकंडक्टर्स हैं की बातचीत की जा रही है। तो कोई विशेष बात नहीं है। जिसकी कंडक्टर कौन होते हैं? जिसमें रेजिस्टिविटी कम से कम हो, आराम से कंडक्टिविटी हो, चार्जेस फ्लो कर सकें। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होती है लिखी हुई है, याद करना चाहो कर लेना। 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 कम होती है। -8 है ना, तो 1/10⁸ आ जाएगा ओम मीटर। तो ये जितना ये कम हो गई वैल्यू, तो जब कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। इंसुलेटर्स में ये वैल्यू देखिए बढ़ जाती है। हमारी 10⁴ काफी बड़ी वैल्यू है, कहाँ अपॉन में, कहाँ ये खड़ा हो गया भाई साहब सीधे। तो इंसुलेटर्स में हमारी रेजिस्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, जिसकी वजह से आपके चार्जेस जल्दी फ्लो नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर्स में ये कहानी इसके बीच की है, देखिए
तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ शुरू हो जाता है, वरना वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं फ्लो करा पाता, कंडक्टिविटी पुअर होती है उसकी। आगे चलते हैं बेटा, कैरियर्स ऑफ करंट। अब क्या होता है कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, वैक्यूम्स में कैरियर्स अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि हर जगह इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। बड़ा बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है, इलेक्ट्रॉन, वो बात समझ में आती है, लेकिन टीम में और प्लेयर भी हैं। अकेले 11 खिलाड़ी नहीं खेलेगा, 11 खिलाड़ी चाहिए। तो टीम में और कौन से प्लेयर हैं? तो सॉलिड्स में यानी मेटेलिक कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, चार्ज के रूप में मूव करते हैं, करंट भी डेवलप करते हैं। अगर आप बात करें लिक्विड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जहां होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव आयंस होते हैं। इसकी वजह से इसमें चार्ज फ्लो करता है। गैसेस की बात करें तो इन आयोनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस भी रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं चार्ज कैरियर के रूप में। बात समझ में आ रही होगी। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट एज ए चार्ज कैरियर। वैक्यूम ट्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं जो उसे होते हैं। तो ये कैरियर्स ऑफ करंट को पकड़ के रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इसका पीडीएफ भी दे दो, तो मैं इसका पीडीएफ अरविंद एकेडमी ऐप में दे दूंगा, है ना। यहां पे इतनी चीजें अटैच नहीं, वहां पे बहुत चीजें फ्री में मिल सकती हैं आपको। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बैच में शामिल हो जाइए, सारा प्रोसेस वहां बता दिया जाएगा, बताया भी है पिछले वीडियोस में, और इन सबको आप डाउनलोड करके पढ़ाई करते रहिए, प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के बीच फेमस, टीचर के बीच भी फेमस। बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है बच्चों। तो ये है डेफिनेशन, हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। तो डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर in the opposite direction of the externally applied electric field। तो एवरेज वेलोसिटी जो गेन करते हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया तो इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है, उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी वो गेन करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन के केस में ई लिखा है, वरना कोई चार्ज और हो इलेक्ट्रॉन के अलावा तो यहां क्यू लिख दोगे फिर आप, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो Vd इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ अपॉन एम। व्हाट इज टाउ? टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, अभी बात करते हैं इसकी, पकड़ में आ रही है बात। और ये माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि जो वेलोसिटी है Vd हमारी अगर इस दिशा में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी विपरीत दिशा में लगा हुआ है, इसलिए E और Vd में वेक्टर फॉर्म लिखा है, इसलिए माइनस लगा दिया गया है। बात पकड़ में आ रही होगी। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम का भी जिक्र कर देते हैं, फिर आपको थोड़ा फील करा देते हैं 1 मिनट। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि नॉर्मली क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे थर्मल हीट की वजह से, भाई रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बहुत तगड़ा, 273 में 25 जोड़ दो, मोटा मोटा 300, तो 300 केल्विन पर मोटा मोटा ये इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत गर्मी है, गर्म हो जाते हैं, भगदड़ पड़ जाती है, मतलब रैंडम मोशन करने लगते हैं और वो टक्कर मारते रहते हैं। तो दो टक्करों के बीच में वो टक्कर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी मार सकते हैं, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन एटम से भी मार सकता है। तो वो जो दो टक्करों के दो सब्सिक्वेंट, एक के बाद सक्सेसिव, एक टक्कर दूसरी टक्कर, दो सक्सेसिव या सब्सिक्वेंट टक्करों के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। भाई टक्कर नहीं हुई तो रिलैक्स है वो, हम जा रहे हैं खटाक से लड़े, झटका खा जाएंगे ना, तो एक झटका खाए फिर थोड़ी शांति, फिर खाए, तो दो झटकों के बीच में शांति, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स होता है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन पूछें, छाप देना बेटे बच्चों, छापने मतलब दिमाग से छाप देना। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द एवरेज टाइम दैट इलैप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इसे बोलते हैं टाउ। हमारे ताऊ होते हैं ना हरियाणा में, ताऊ, उसी का ता की जगह टाउ टाउ टाउ, हो गया काम खत्म। अब यह कुछ फील कराने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिससे आप महसूस करेंगे व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए, थर्मल एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पे ही थर्मल एनर्जी बहुत मिल जाती है उसको। उस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड।
10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड का मतलब समझते हैं आप? अगर किलोमीटर में कर दें तो 3 जीरो मार दो, 100 किलोमीटर एक सेकंड में, एक सेकंड में 100 किलोमीटर भाग जाता है इलेक्ट्रॉन। इतनी भगदड़ पड़ी उसके अंदर, बात पकड़ पा रहे हो? रैंडम मोशन जब करता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि एक सेकंड में 100 किलोमीटर भाग जाता है, और उसकी जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? देखिए, एक सेकंड में 100 किलोमीटर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। 1 मिलीमीटर की स्केल है, स्केल में जो निशान होता है, आपके पास स्केल होगी, ये रूलर पटरी, ये इसमें जो खाने बने होते हैं वो 1 मिलीमीटर के होते हैं, चुन्नी सा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक सेकंड में चुन्नी सी, और ये दूसरी वाली वेलोसिटी थर्मल वाली 100 किलोमीटर। देख रहे हैं कि कहां 100 किलोमीटर और कहां 1 मिलीमीटर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। तो ऐसा नहीं समझना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत तेज वेलोसिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड होता है, जबकि थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन में भगदड़ होती है 100 किलोमीटर पर सेकंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। और रिलैक्सेशन टाइम का भी जिक्र था, वो भी समझ लो, वो भी बहुत कम टाइम मिलता है। इतनी ठोकरें पड़ती हैं कोलिजन्स की, इसका हाल बेहाल रहता है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है 10 की पावर -4 सेकेंड, 14 सेकेंड। बहुत ही कम है बेटा, ये तो क्या कैलकुलेट करेंगे, 1/10 की पावर 14, इतना ही रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। देखिए, तो यहां से आपको इस स्लाइड से बहुत फील आ जाती है, और ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में हर बात घुस जानी चाहिए, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही इंपॉर्टेंट। बात पकड़ पा रहे होगे? आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं एक और रिलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल देते हैं, बिल्कुल मतलब देना है, टीचरों के सर में खुजली होती है सवाल, तो सवाल पकड़ना है आपको। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है रिलेशन। नॉर्मली मैंने जो घोट रखा था अपने समय में वो पढ़ रखा था NEAVD, है तो वही, बस ई पहले छाप दिया है। तो NEAVD, एन क्या है? चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, दिस इज N। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये करंट। सब चीज लिखी नहीं, बात पकड़ ली होगी। N क्या है? नंबर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये पकड़िएगा, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे अक्सर बनाए जाते हैं और आपको प्रसाद के रूप में भेंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, क्या बोला पहले न्यूमेरिकल को मैं समझा देता हूं, सोल्यूशन इसके पीछे फट से समझा दूंगा। सवाल को समझना अति महत्वपूर्ण होता है, करेंगे तो जब समझ में आएगा तभी ना, जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो चलो भाई, व्हेन 5 क्वेश्चन है आपका, When 5 volt potential difference is applied across a wire of length, एक वायर बना देता हूं आपके लिए फोटो जिससे आपकी समझ में आवे। इस वायर की लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, सपोज एक बैटरी लगा दी होगी, लगाई दूं चलो आपके लिए, ये लगा दिया है ±5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी माध्यम से लगाया है। और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 × 10 की पावर -4 गिवन है विद प्रॉपर सुटेबल यूनिट्स। ये इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर N की वैल्यू भी दे रखी है 8 × 10 की पावर 28, है ना बच्चों, पर मीटर क्यूब, वो तो हो गई पर मीटर क्यूब भाई। वॉल्यूम की बात की जा रही, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो निकालना है। तो मैं समझा देता हूं कैसे करना है, पीछे कैलकुलेशन है तो फटाक से सवाल हो जाएगा। देखिए, पहली चीज कि आप जानते हैं R = ρL/A फॉर्मूला होता है, जानते हो नहीं जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानते हो। रेजिस्टिविटी रो निकालनी है तो RA/L निकालना है, बड़ी अच्छी बात। अब यहां पे देखिए, आपने जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप पढ़ी थी वो क्या थी? I = NEAVD। तो यहां से तो करंट मिल जाएगी आपको, और अगर हम V = IR और पकड़ लें तो यहां से R की वैल्यू लिख सकते हो V/I, लिख सकते हो ना। V भी गिवन है सवाल के अंदर, ये देखिए 5 वोल्ट का, तो यहां से देखिए V आ गया 5 वोल्ट और I आ गया, यहां से R आ गया। इस R की वैल्यू यहां डाल देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। देखिए मैं डाल के दिखा देता हूं। R की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे? लिखेंगे V, तो V तो हमको पता था, A ऊपर,
ठीक है साहब, और नीचे आई, ध्यान से देखो तो NeAVD और इंटू L, देख रहे हो बच्चों, ये एरिया और ये एरिया गया कट, तो हमारे हाथ में रेजिस्टिविटी के लिए क्या बचा, V/NeVD इंटू L। अब इसकी वैल्यू, सारी वैल्यूज फीड कर दो, V पता है, दे रखा 5 वोल्ट, N पता है, E पता है, VD पता है, L पता है, सारी वैल्यू फीड कर दो और आंसर आपके हाथ में आ गया। बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? और यही देखिए यहां पे सॉल्यूशन किया गया है, यहां पर जो मैंने लिखी थी रो की वैल्यू, यही आपको निकाल के दिखाई कैसे आई। सारी वैल्यू फीड कर दो बेटा, और ये रहा मोटा मोटा आपका आंसर, 1.6 इंटू 10 की पावर -5 ओम मीटर। ध्यान रखना, ये यूनिट एग्जामिनेशन में जरूर लिखना, वरना आधा नंबर इसके उड़ा देंगे टीचर साहब। समझ गए? इस तरह ये न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ठंडे दिमाग से बात समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं बेटा फटाफट। एक न्यूमेरिकल और ले लीजिए जिससे आप स्ट्रॉन्ग फील करें। लिखा है 2 कंडक्टिंग वायर्स में, सवाल बढ़िया समझाता हूं जिससे आपके दिमाग में छप जाए। चलिए साहब, 2 कंडक्टिंग वायर्स X and Y ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल्स, 2 वायर हैं, आर ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। ये लिया हमने 2 वायर और इसको आपस में जोड़ मारा, सीरीज में है, वायर 1 वायर 2, X वायर और Y वायर, एक बैटरी से जोड़ दिया है, जिससे आपको सवाल समझने में मजा आ जाए। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी, ये जो नंबर ऑफ डेंसिटी है NX और इसकी NY मान लेते हैं, X इज ट्वाइस दैट ऑफ Y, मतलब NX की वैल्यू दे रखी है जो डबल है Y वाले से, ये रिलेशनशिप दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखिए यहां से पता चल गया। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 वायर्स। कह रहा रेशियो निकाल दो, यानी आप Vx/Vy निकाल दो, और ये Vd की बात कर रहा हूं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मैं D लिख देता हूं यहां, पकड़े रहना है, और ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये वैल्यू निकालेंगे क्यों नहीं? आपने कहा बड़ी आसान सी बात है। कैसे आसान सी बात है भाई? जब सीरीज सर्किट होता है बच्चों, तो जो करंट आई जाएगी वही करंट तो इन दोनों में जाएगी, सेम करंट। तो सेम करंट का मतलब क्या है? Ix बराबर Iy, क्योंकि करंट तो सेम है दोनों में, सीरीज में तो यही होता है। और Ix को लिख सकते हो NX NeAVD, वही फॉर्मूला देखा था, NeAVD, है ना साहब? इसी का जिक्र कर दिया, NX लिखा, E लिखा, एरिया लिखा, और VD ऑफ X लिख दिया, D ऊपर लिख देता हूं चलो, और इसके लिए लिख देता हूं NYEAVYD। बहुत सुंदर, ये गया निपट, और यहां वैल्यू आ गई साहब NX/NY, और यहां बचा VY/VX। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बार बार लिखना पड़ रहा है, NX/NY। अब यहां से NX/NY निकालो तो आ जाएगा 2/1, तो 2/1 यहां वैल्यू रख दो भाई, ये NX/NY तो 2/1 है, तो 2/1, तो VX/VY क्या हो गया भाई? इसका उल्टा ना, तो यहां पर आप सिंपली कह सकते हैं VX/VY, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटीज हैं, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, और दिस इज द आंसर। बस ऐसे ही सवाल आते जाएंगे और आप करते जाएंगे। हो गया सवाल साहब। देखिए कितनी सुंदर तरीके से समझ में आया। बस इस तरह से सवाल लगाइए, अपना काम बनाइए, शांति से रखिए, पॉज कीजिए, वीडियो नोट डाउन कीजिए और मजा लीजिए। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग इधर आ जाते हैं। ये सवाल का सॉल्यूशन था, 1/2 आ रहा है, मैंने करके दिखा दिया, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे की बातचीत करते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज के ये शब्द नए हैं, इसलिए जरूर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इस मोबिलिटी को म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए VD/E लिखा हुआ है, इट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला याद कर लेना, मोबिलिटी क्या है? VD/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। और इसकी SI यूनिट लिखी हुई है, क्या पढ़ के सुनाऊं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये पकड़ लीजिए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी, ये भी लिख देना, बात खत्म। आगे बात समझते हैं हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जो रो होता है रेजिस्टिविटी, इसकी टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है मोटे तौर पे? तो देखिए लिखा है कि मेटल्स में रो इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के साथ। भाई रो बढ़ जाएगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, टक्कर मारने एक दूसरे को, कट 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 कट, ज्यादा टक्कर बढ़ेंगे, ज्यादा पोजीशन होगा, रो बढ़ जाएगा।
इन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर रो डिक्रीज कर जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहां पे क्या है, रो जाता है घट टेम्परेचर बढ़ाने पर इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आप सोचेंगे ये कैसे भाई, यहां भी तो कोलिजन बढ़ते होंगे, बढ़ते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो चार्ज कैरियर्स है उनकी मात्रा भी बढ़ने लगती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, कुछ इस हालत में होते हैं कि चार्ज को ले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे चार्ज कैरियर विस्फोटक रूप से बढ़ने लगते हैं, खूब पैदा होने लगते हैं। तो जितनी टक्कर होती है, टक्कर बढ़ी लेकिन खिलाड़ी बढ़ते चले गए और जो चार्ज ले जा सकते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी घट जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, रो डिक्रीज करता है, अगेन टेम्परेचर को इंक्रीज में। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो होता है बैटरी में, यहां पर जब आप बढ़ाते हैं, वही आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स तो होगा साहब, लेकिन साथ में इसकी विस्कोसिटी घट जाती है, गाढ़ापन, मोटे तौर पे गाढ़ापन, तो विस्कोसिटी घट जाती है, जिससे आराम से चार्जेस फ्लो कर जाते हैं और आप उसका असर दोनों में ट्रेड ऑफ, मतलब टक्कर, मैं ज्यादा कि तुम ज्यादा, रिजल्ट क्या आता है, रेजिस्टिविटी का घटाऊ कार्यक्रम टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ये कहानी बन जाती है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में टपकता रहता है, तो भाई एक एक नंबर से बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर सब छोड़ ही दोगे तो पढ़ोगे क्या, वैसे भी ज्यादा कुछ कितना पढ़ा है मालूम नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए बात करते हैं लिमिटेशन, ये बड़ी पूछी जाती है, ओम्स लॉ तो बड़ा पूछते हैं, लिमिटेशन के बारे में बड़ा स्वाद चखे हुए हैं सब लोग कि भाई लिमिटेशन बता दो, तो बता देंगे लिमिटेशन। उसमें क्या है, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो जो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मैनी सब्सटेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है, बहुत सारे सब्सटेंस इसको फॉलो जरूर करते हैं। तो दो सब्सटेंस मोटे तौर पे, ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या कौन है, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। वी और आई में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी साहब इसमें। ऐसे कौन से कंडक्टर्स हैं, तो आप सिंपली देखिए, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें अगर छोटी करंट दी जाए, कम वैल्यू की करंट, तो वो एज ए ओमिक कंडक्टर बिहेव करते हैं। भाई आपने कहा था ना ओम्स लॉ में कि उसका फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज हो, टेम्परेचर ना बदले, प्रेशर ना बदले, तो जब आप ज्यादा करंट देंगे तो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर जाएगा बदल, इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर ना बदले, तो छोटी करंट से काम बनाते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं देते। ये जो है ये मेटेलिक कंडक्टर का ग्राफ है विथ हाई करंट। तो जब तक करंट आपने दी तब तक तो यहां तक तो चला, क्योंकि गर्म हो रहा था, और जब ये गर्म हो गया तार तो इसने नाटक शुरू कर दिया, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं देता है, कर्व दे देता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये मेटेलिक कंडक्टर का है विथ हाई करंट, ठीक है। ये एक तो एग्जांपल ये हो गया, मेटेलिक कंडक्टर विथ लार्ज करंट। और पीएन जंक्शन डायोड वगैरह उसके ग्राफ अलग होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, वो आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, इस तरह के ग्राफ। तो कहां सीधी लाइन कहां आ रही है, तो बाकी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन दो एग्जांपल्स याद रखिए, पीएन जंक्शन डायोड और मेटेलिक कंडक्टर्स विद लार्ज करंट। ये है नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। बात खत्म हो जाती है, आगे की चर्चा चालू रखते हैं। भाई सुपर कंडक्टिविटी है ना, बिल्कुल हाईफाई साइंस मजेदार। तो आखिर सुपर कंडक्टिविटी क्या है भाई, इस पे काम चालू है, कुछ नया आ जाएगा तो कमाल हो जाएगा। द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी अगर हम लोग रेजिस्टिविटी घटाने की जगह शून्य ही कर दें, ये देखो फॉर्मूला पढ़े हुए थे, अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो हमारा जो लॉस होता है, हीट लॉस, वो खत्म ही हो जाएगा साहब। बहुत तगड़ा डाटा, कंप्यूटर वाला डाटा, बहुत चीजें हम आसानी से कर लेंगे विदाउट लूजिंग एनीथिंग। एक जबरदस्त इन्वेंशन होगा। तो इस पे काम चल रहा है, कुछ चीजें पकड़ी गई हैं। तो वो जब हम ठंडा करते हैं किसी मटेरियल को, तो एक ऐसा सभी के लिए नहीं, कुछ मटेरियल्स में ठंडा करते करते ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाता है जहां वो अपनी रेजिस्टिविटी को जीरो कर देता है, हाथ खड़े कर देता है, मैं अपोजिशन नहीं करूंगा। मतलब इतने डंडे उसके पड़ते हैं या तो ना ठंडा किया जाता है, कहता है विरोध करना बंद कर चुका हूं मैं साहब सज्जन पुरुष, मैं किसी का कुछ विरोध नहीं करूंगा, जो करना कर लो। बात समझ में आ रही है बात। तो ये ऐसा होता है, मजाक के तौर पे कह रहा हूं, जिससे दिमाग में घुस जाए भाई आपके, तो पकड़े रहिएगा। हम लोग जब कुछ मटेरियल्स को ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाता है जहां पर उसकी रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है। उस समय ये बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, मरकरी, पारा,
थर्मामीटर में पारा आता था ना, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, पहले वाला पारे वाला झटका मारते थे उतारने के लिए। तो Hg को 4.2 केल्विन तक ले जाते हैं अगर हम लोग, तो देखते हैं वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है। अब ये टेम्परेचर लफड़ा क्या है इसमें ना, कि इतना कम टेम्परेचर है कि नॉर्मल जीवन में हम कैसे लेके आए, इसी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। भाई इतना कम टेम्परेचर अचीव कैसे करेंगे नॉर्मल जीवन में? 4.2 केल्विन तो बहुत ज्यादा कम हो गया ना। खैर डिस्कशन लंबा हो जाएगा, नहीं चर्चा कर लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब आगे देखिए, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी पूछा जाता है। एक इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जिस टेम्परेचर पर ये कहानी नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में तब्दील होती है, वो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन हो गया ना नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में, मैन से सुपरमैन बन गया। तो जिस वजह से जिस टेम्परेचर पे बना मैन से सुपरमैन, वो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर। बहुत अच्छी बात, पूछा जाए लिख देना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेके आए आपके लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और जोश से वीडियो बनाऊंगा अगला। हाँ, आगे बात करते हैं मेजनर इफेक्ट। भाई तो ये भी बड़ा पूछा जाता है, लड़कों के ऊपर से कहीं निकल जाता है। ये बहुत ही सरल बात है भाई। देखिए क्या होता है कि कोई चीज सुपर कंडक्टर बन गई, अब आप मानेंगे नहीं और ठंडा करेंगे तुमको, मान नहीं रहे, मतलब सुपर कंडक्टर बन चुकी है, वो समर्पण कर चुकी है। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें देखिए T लिखा है इज ग्रेटर देन TC, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर में देखिए इस तरह से बिहेव कर रही, जा रही है यहां तक, फिर आगे जा रही है वगैरह वगैरह। अब आप और ठंडा कर देते हैं, जब T को आप क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे कम ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सुपर कंडक्टर तो बन चुका है लेकिन और ठंडा करते चले जा रहे हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने में घुसने ही नहीं देता। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल गई, बिना आसपास इसके इसको दाएं बाएं करके आगे निकल गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास फटकने नहीं देता, इसी को बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। कभी कभी इसका यूज रेलगाड़ी हवा में चलाते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट से, वो जापान वाले बहुत तगड़े हैं इस मामले में, है ना, हवा जू बहुत तेज वाली प्लेन, इसी सब तकड़म लगाए हुए हैं सब। अब हिंदुस्तान भी लगाएगा धीरे धीरे। खैर एनीवे, बात पकड़ में आ रही है ना। तो यहां पर देख एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको एक्सपल्शन हटाता है फ्रॉम ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि TC से कम कर चुके हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में। व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। ये छप गई बात और आपकी समझ में आ गई, इसी इफेक्ट को बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। बड़ी अच्छी बात बेटा, आगे चलते हैं, बिल्कुल समझ आया नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इस पे सवाल तो आने नहीं, बस दर्शन करा दिए आपको। 10th से आप इसके दर्शन कर रहे हैं, सवाल खूब लगाए होंगे आपने। सीरीज में हो तो R1 + R2 + R3, पैरेलल हो तो 1/R वाला फॉर्मूला ठोकिए पीटिए और काम आगे बढ़ाइए। आगे चलते बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब जो इस पे भी कभी कभी 1-2 नंबर टपकाते रहते हैं कि जो सेल है आपका, इसके टर्मिनल से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ना सेल को। R तो होता ही है, स्मॉल r से दिखाते हैं, फॉर्मूला लिखा था, आगे फिर से मिलेगा। V = E - IR, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा। तो ये इंटरनल रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे, ये बताया गया है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो ये जो इलेक्ट्रोड बनाया हो जिस चीज के, अच्छा कंडक्टर नहीं यूज किया हो तो ज्यादा करंट नहीं मिलेगी, मतलब कंडक्टिंग बिहेवियर होना चाहिए अच्छे का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कितना कंसंट्रेटेड है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, इस पे डिपेंड करेगा। ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और अपोजिशन तगड़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। भाई विस्कस हो जाएगा ना ज्यादा तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएंगे आराम से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों की में दूरी कितनी है। अगर बहुत दूर दूर इलेक्ट्रोड्स है तो इतना दूरी तय करनी है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। भाई भीड़ में 1 किलोमीटर भीड़ भाड़ में जाना है और 4 कदम जाना है तो फर्क तो हो ही गया ना। 4 कदम में कब रजिस्टर कर झटके लिए और 1 किलोमीटर तो झटके लेते लेते खुद ही झटक गए। आगे चलिए, वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया, कितनी जो प्लेट्स लगाए हो, कितनी बड़ी चौड़ी प्लेट्स हैं,
बड़ी प्लेट्स हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पतली प्लेट्स हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंक्रीज विद द डिक्रीज तो आपका रेजिस्टिविटी वगैरह घट बढ़ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात समझते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, ये रिलेशन मैं दिखा चुका हूं, इसको एज इट इज दिमाग में रखिएगा। सवाल 1-2 नंबर के टपकेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे, कोई भी विशेष चर्चा ये डिमांड नहीं करता, इतना तो आप पढ़े भी होंगे। आगे समझते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये जरूर टॉपिक है, ये कई बच्चे इस डाउट में थे कि ये कॉम्बिनेशन ये कोर्स से हट चुका है, कोर्स से नहीं हटा है, कोर्स में साहब है, पढ़ लेना अच्छे से, और कई बच्चों को भारी भी पड़ता है। ये मोटी मोटी मैं बताता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा, इस पर थोड़ा समय देंगे हम लोग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, अभी देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है और मिक्स में क्या होता है। तो साहब एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज ए बैटरी। पहली बात, कई सारे सेल्स को एक साथ लगा दोगे तो बैटरी कहलाएगी, वो बड़ी अच्छी बात है। सीरीज की बात कर रहे हैं, ये खटपट 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 सीरीज लगा हमारा। सीरीज का मतलब जानते ही हैं कि पॉजिटिव निगेटिव लिया है तो पीछे वाले का, ये देखिए इसका पॉजिटिव अगले वाले के निगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसे आप बोल देते हैं सीरीज। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, इसका इक्विवेलेंट E कितना मिलेगा उसके बारे में चर्चा करें अगर हम लोग, तो EQ को कहते हैं E1 + E2, ये फाइनल है। मतलब सीरीज में अगर लगा हुआ है 2 सेल या 2 की जगह 2000 सेल, तो उसी तरीके से EMF जोड़ देना। अगर इस तरीके से, कहीं मान लीजिए इस तरीके से लफड़ा है, ध्यान रखना, ये इस तरीके से, और मान लो ऐसे सेल लगा उल्टा, यहां तो देखिए प्लस प्लस इधर है, माइनस माइनस इधर है, यहां प्लस माइनस और माइनस प्लस है, तो इसका अगर E लेना तो इसका E1 है तो इसको -E2 ले लेना, तब जोड़ना। बात पकड़ पा रहे हो ना? अगर ये 2 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का है, तो आ गया 5 वोल्ट, जोड़ दिया 2 + 3। मान लीजिए कोई ऐसे जोड़ा हुआ है, ये है 5 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट, तो नेट कितना मिला? देखो अपोजिट कुछ लगा हुआ है ना इसमें, तो कितना आया? 5 - 2 आ गया 3 वोल्ट। ये कह रहा हूं बस। और R इक्विवेलेंट निकालोगे तो रेजिस्टेंस इनके सिंपली जुड़ जाएंगे, सीरीज में लगे हुए हैं, बात खत्म हो जाती है। पैरेलल की बात देख लेते हैं फटाफट हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में, जब पैरेलल में कैसे लगाते हैं, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस लगाते थे वैसे ही पैरेलल पहचान लेंगे। इसमें अगर पैरेलल में ये लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ये वहां बात पकड़ के रखना। देखिए फॉर्मूला कुछ अलग से दर्शन दे रहा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात की जा रही है, सेल्स है ये, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ऐसे अगर 10 लगे हैं तो प्लस करते हुए आगे ट्रेन चलाते चले जाओ। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। और रेजिस्टेंस की कहानी क्या हो गई? पैरेलल में लगा रखे हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको पकड़े रहना बेटा, काम आएगा न्यूमेरिकल जब आएंगे, और नहीं आएंगे तो इस तरीके से ही करेंगे आप। डिटेल देखना है कि सब डेरिवेशन में सब कैसे आया, उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके आराम से पढ़ो करो, जितना डिटेल पढ़ पाओ उतना डिटेल दिया हुआ उसमें, है ना। आगे देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बड़ा पूछा जाता है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल लगा के बैठे हैं, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम करंट की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीरीज में n सेल्स लगे हुए हैं, n सेल आपने सीरीज में लगा रखे हैं, बाहर का लोड है R, इंटरनल वाला एक सेल का दे रखा है स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू हो जाती है करंट की, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो NE अपॉन R प्लस NR। E क्या? EMF ऑफ सेल, N है नंबर ऑफ सेल्स जो सीरीज में लगे हैं, कैपिटल R है एक्सटर्नल लोड, और R स्मॉल r कितना? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल। बात खत्म, ये फॉर्मूला बन गया। अब मैक्सिमम करंट कब मिलती है, इसकी कंडीशन यहां लिखी हुई है, दिमाग में रखिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखिए ये वैल्यू है, जब कैपिटल R काफी बड़ा होता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारा मैक्सिमम करंट मिलता है। जब ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो इस NR का कोई वजह नहीं रह जाएगी, क्योंकि NR इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, और कैपिटल R NR से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस सिचुएशन में NE अपॉन R मिल जाएगा और ये आपको मैक्स करंट मिल जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी, पकड़ के रखिए। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बहुत अहम बातें बता रहा हूं, फटाफट आपका होता चला जाएगा। घंटे 1.5 घंटे के वीडियो में अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो इतनी पढ़ाई आपकी हो जाएगी कि फेल पास की चिंता तो छोड़ ही दीजिए, उतने नंबर मिल जाएंगे जितना आपने सोचा नहीं था। बाकी और नंबर चाहिए तो डिटेल वीडियो पढ़ते चलिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, और रिवीजन तो हो ही रहा फटाफट।
तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है कि सेल्स कैसे लगे, पैरेलली। मान लो m सेल्स लगे हैं ऐसे, कितनी सीरीज बनी है, m सेल्स 1 2 3 4 5 6 m। जो करंट की वैल्यू आती है फॉर्मूले से I इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर प्लस आर, या आप डिवाइड करके लिख लें तो E अपॉन आर प्लस आर बाई एम। इस फॉर्मूले को पकड़े रहना, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। ई EMF स्मॉल आर वगैरह जान ही रहे हो, m सेल्स जितने लगे हैं। कंडीशन क्या है, कैपिटल आर जो एक्सटर्नल लोड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए आर बाई एम से, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वैल्यू आ जाएगी आर बाई एम नेट, उससे कम होनी चाहिए काफी। अगर कम होगी तो ये वैल्यू जहां यहां पुट कर दोगे, देखो आर बहुत छोटा तो आर बाई एम आ जाएगा, तो एम ई अपॉन आर आ जाएगा, यहां पे देख पा रहे होगे आप, ठीक। और ये वैल्यू बन जाएगी मैक्सिमम करंट के लिए। तो बच्चों यहां पर ये कैपिटल आर नहीं है, इसको स्मॉल आर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आर बाई एम मिलेगा, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं हम लोग, और ये देखिए अब आता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ये देखिए आप लोगों ने सीरीज में लगाए हैं एन सेल, एन सेल्स क्या है सीरीज में, और ऊपर से रोज कितनी है, एम रोज, यानी 1 2 ये लड़ियां कितनी है, एम, और एक में कितने एन सेल्स। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल सीरीज दोनों मिक्स हो गया है। तो उस समय आई की जो वैल्यू होती है देखिए वो होती है एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, या आप तोड़ फोड़ के इस तरह लिख सकते हैं। कब होगी मैक्सिमम करंट की कंडीशन के मैच आउट होगी, इसमें मीट होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक में देखिए क्या बोला था कि जो बाहर का रेजिस्टेंस है वो कम हो, एक में बोला था बाहर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो, और इसमें मिक्स में क्या बोल रहे हैं, इक्वल हो। याद करना बड़ा आसान है, याद है ना, कैपिटल आर की वैल्यू बोली थी पहले वाले में, जब सीरीज में कैपिटल आर ज्यादा होना चाहिए था एन आर से, फिर हमने पैरेलल में लगाया था तो बोला था आर बाई एम से कम होना चाहिए, और यहां बोल रहे हैं इक्वल होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी वैल्यू आ रही है, आर बराबर, यानी एन आर यहां बात करें तो एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन, यही कंडीशन देखिए लिखी हुई है, आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम, एम से मल्टीप्लाई कर दो कि ये आ जाएगा। तो लिखा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल का मतलब है जो नेट निकालोगे, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये एन आर अपॉन एम निकल के आएगा। ये मैक्सिमम करंट के लिए ये वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो लगा दीजिएगा, बिल्कुल आपका काम 100% बन जाएगा भाई। आगे चलते हैं। तो साहब अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए, उठा कि नहीं उठा मुझे नहीं मालूम, कि आखिर ये सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की जरूरत ही क्या है। तो जरूरत यह है टेक्निकली कि सीरीज कॉम्बिनेशन चाहिए होता है तब जब हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको तब चाहिए होता है जब ज्यादा करंट चाहिए, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ज्यादा चाहिए होता है जब हमको ज्यादा पावर चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं क्योंकि एक सेल मान लीजिए चीजें नहीं दे पा रहा है, कार में है, बहुत डिवाइसेस में ऐसा पूरा प्लान करके लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप इससे वैल्यू ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे इससे। अब न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो न्यूमेरिकल में लिखा है फर्स्ट इज सेट ऑफ, ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ R ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी। सभी लोग सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ऐसे ऐसे कनेक्टेड होंगे, R सबके अंदर लगा हुआ है, n है ऐसे, और बैटरी का जो जिस बैटरी से कनेक्टेड है वो है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R। एक करंट I इज ऑब्जर्व टू फ्लो, करंट फ्लो हो रही है I, देन द n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बैटरी ना होके n रजिस्टर्स लगे हुए हैं ऐसे, इस तरीके से देखिए कहानी लगी है, n इक्वल रजिस्टर्स ऑफ R ईच, n है और सबका R रेजिस्टेंस है, इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF। एक बैटरी है जिसका EMF E है, उससे ये कनेक्टेड है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना है वो भी R है। एक करंट I, कितनी करंट इसमें जाती है, I करंट जाती है, देन द n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम बैटरी से पैरेलल, एक बार सीरीज में लगाया और एक बार हम लोगों ने क्या लगाया, पैरेलल में लगाया, ऐसे समझ लो बस, इस तरीके से पैरेलल में लगाया। ये पैरेलल में लगा के बैठे हैं और ये सीरीज में लगा के बैठे हैं, ठीक।
इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट इज इंक्रीज बाई 10 टाइम्स। अगर करंट यहां पर आई थी तो यहां पर करंट हो गई 10 आई, और आपको बताना है व्हाट इज एन, एन की वैल्यू कितनी है। ये सारे सवाल आप देखिए आए हुए एग्जामिनेशंस में सवाल हैं या बड़े महत्वपूर्ण हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ी सिंपल सी बात, जब एन रजिस्टर्स हमारा सीरीज में था, जब इस तरह से रजिस्टर्स हमारे सीरीज में थे, उस समय करंट की वैल्यू क्या हो गई भाई, ये सेल लगा रखा था आपने, आर आर आर, और ये टोटल एन, ई और आर, तो आई की वैल्यू हो गई ई अपॉन आर प्लस एन आर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से करके बैठ गए। जब ये पैरेलल में लगाया गया इस तरीके से, ऐसे लगा के बहुत सारे लगाए, तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये एन एन हो गए रोज, और इसकी वैल्यू आ गई ये इसको आई डैश कर दो, नहीं करंट कितनी मिली ई, ये जो अभी सेल कॉम्बिनेशंस की बात की थी उसी हिसाब से देखिए बैठा जा रहा है। तो ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन, बड़ा करना आसान है, यहां पे निकालोगे तो लोड कितना आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। अगर आप निकाल नहीं पाए तो टोटल एन आर आ गया लोड, और ये देखिए एन आर में बाहर वाले रेजिस्टेंस को सीरीज से जोड़ दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर प्लस आर, इस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ रखा है, तो E इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो गया, E अपॉन टोटल आर, आर टोटल, तो आर टोटल है एन आर प्लस आर, तो एन आर प्लस आर आ गया। इसी तरीके से वहां निकाली गई है वैल्यूज, जो मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पे जब पैरेलल में लगाओगे आर आर, सारे पैरेलल्स में लगाओगे तो ये तो आर है, देखो ये सारे जब पैरेलल्स में लगे तो ये सारी कहानी हो गई आर बाई एन, और ये जो नेट आएगा वो इसकी सीरीज में लग गया, सीरीज में है ना, तो ये वैल्यू हो गई आर प्लस आर बाई एन, ये टोटल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है नीचे। इस तरीके से बात समझ पा रहे होगे, आर आर पैरेलल में लगाते हो तो एन का कितना मिलेगा, आर बाई एन, बाकी जोड़ दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो जब आपने डिवाइड किया तो 10 आई अपॉन आई, तो ये वैल्यू हो गई 10, और यहां डिवाइड किया आपने क्या है, 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन। देख पा रहे हो जो वैल्यू लिखी है, इसको दो सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आप जो सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू मिल जाएगी 10। आराम से करके देख लीजिए, ये आंसर आपका निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपको मालूम है पहले से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आई स्क्वायर आर टी, इसका बड़ा फेमस फॉर्मूला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्लास 10 में पढ़ा था। वही है द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन रेजिस्टर्स बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। तो ये जानते हैं, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। आगे करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ये भी आपको आराम से पता, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, VI के बराबर है। रेट ऑफ डूइंग द वर्क, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी आपको बड़े अच्छे से पता है, W इज इक्वल टू आप लिखते थे VIT, या आप W इज इक्वल टू PT यानी VIT आ गया, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये आप ध्यान रखिए, आपको मालूम है, वैसे क्लास 10 में भी पढ़ा था। पावर रेटिंग की बात करते हैं तो द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड बाय द अप्लायंस, वही है यार, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड। ठीक है, वही फॉर्मूला देखिए लिख दिया गया। तो कोई इसमें बात है कि नजर के सामने से गुजर जाना चाहिए आपके, बस बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है वहां चर्चा करेंगे। पावर कंजम्पशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, अब देखिए पावर तो पता है, एक डिवाइस की ऐसी 4 डिवाइसेस है, और 4 डिवाइसेस अगर हमारी सीरीज में लगी हुई है, वो देखिए, तो पावर्स का एडिशन इस तरीके से करेंगे आप। ध्यान रखिए, अगर सीरीज में जोड़े हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 मत करिएगा, 1 अपॉन P से करना पड़ेगा। और अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन है देखिए इस तरीके से, तो पावर सीधे ऐड अप हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आता है 1 नंबर का अक्सर इस पे। बात पकड़ पा रहे हो ना, सीरीज में अप्लायंसेस लगे तो पावर 1 अपॉन P के फॉर्मूले से, और अगर पैरेलल लगी हुई है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के मेथड से। आगे चलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट एक बुराई के तौर पे देखते हैं, लेकिन अब इंसानी दिमाग इतना तगड़ा है कि उसको भलाई में भी, अपने फायदे में भी चेंज कर लेते हैं। क्या फायदे में चेंज कर लेते हैं कि हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेज, हीटिंग इफेक्ट से हम रूम हीटर बना लेते हैं। ठंडक में रूम के अंदर हीटर चालू कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, और तापमान बेहतर हो जाता है। गीजर, नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, गीजर लगा लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट है। इंडेसेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, पुराने वाले बल्ब आते थे जो पीले पीले जलते थे, अभी इस्तेमाल कई लोग करते हैं, तो आप देखते होंगे फिलामेंट होता था, गर्म होकर हीट देता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, और भी बहुत होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आते थे पहले, अब भी आते हैं,
तो फ्यूज गर्म होके बर्न करते थे और आपको सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज किए जाते थे। कुछ इस्तेमाल है उनके। आगे की बात करते हैं फटाफट हम लोग। अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी की इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, तो ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर और इनपुट पावर, और अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसको 100 से कर देना मल्टीप्लाई, परसेंटेज में आ जाएगा, बात खत्म। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। आगे बात करते हैं बेटा किरचॉफ लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके जो मैंने नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है जिस पे वीडियो है, उनमें बिल्कुल तसल्ली से फाड़ डाला है किरचॉफ लॉ। तो अगर आपकी इच्छा कर जाए कि किरचॉफ लॉ को डिटेल में समझें, एक एक पॉइंट बारीकी से समझें, तगड़े सवाल भी लगा लें, तो वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहां पे तो मैं आपको काम भर का बता ही दूंगा। देखिए, किरचॉफ लॉ के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल, या किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल देखिए लिखा हुआ, इस नाम से फेमस है ये। तो फर्स्ट रूल होता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलता है? ये बोलता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। जंक्शन मतलब जिस एक ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम 2-3 तार आके मिल रहे हो, 2 से ज्यादा मिल रहे हो। अगर ऐसे मिलेंगे, मोड़ दिया तो आप गफलत कर सकते हैं, तो 3 निकाल दो कम से कम। एक ऐसा पॉइंट जहां आपके आने के बाद एक से ज्यादा विकल्प मिल रहे हो। अगर एक ही विकल्प है तो कोई जंक्शन ना रहा आपका। भाई एक जगह पहुंचे, अब किधर मुड़ना है? अगर ये सीधी रोड है, चौराहा है लेकिन सीधी रोड है, तो वहीं जाएंगे आप। तो जंक्शन जहां पर विकल्प मिल रहे हो कि किधर मुड़े, इधर मुड़े, किधर मुड़े। तो ये कह रहा है इस जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। या कह दीजिए आने वाली करंट और द सम ऑफ द करंट्स इंटरनिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग दैट जंक्शन। बड़ी सिंपल सी बात, जंक्शन है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट कितनी है? I1 I2 यहां देखिए, तो इसको लिख लीजिए I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जाने वाली कितनी है? I3 I4। तो ये वैल्यू हो गई I3 प्लस I4। ऐसे समझते हैं तो ज्यादा आसानी से हमारी समझ में आता है। बाकी एल्जेब्रिक सम कहा है तो फिर किसी का प्लस और किसी का माइनस लगाना पड़ेगा। तो बाय कन्वेंशन किसी जंक्शन की तरफ अगर हमारा करंट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और किसी जंक्शन से अगर करंट दूर जा रहा है तो उसको निगेटिव ले लेते हैं। तो एल्जेब्रिक सम बनाना होगा तो I1 I2 ले लेना प्लस, और I3 I4 दूर जा रहा है तो निगेटिव कर दिया, बराबर 0 आएगा। तो यही, तो मुझे तो ये आसान लगता है, ऊपर वाला कितनी टेंशन प्लस माइनस कौन ढूंढे। आने वाली बराबर जाने वाली, सिंपल सी बात, इनपुट बराबर आउटपुट। अब ये जो लॉ है ना बच्चों, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये पूछा जाता है आपसे, तो इसको पकड़े रहना कि जो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये जो लॉ है ना, ये लॉ हमारे लिए करता क्या है? किरचॉफ लॉ ये कहीं भी किसी भी रेजिस्टेंस में किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकाल सकता है, करंट निकाल सकता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में भी V इज इक्वल टू IR, या जो 10th में पढ़ा था, बड़े सिंपल सर्किट के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन भीषण सर्किट आ जाए, कॉम्प्लेक्स जो समझ में ना आवे कैसे कैसे करें, तो उन सर्किट्स के लिए भी आप करंट की वैल्यू हर जगह निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं किसी पॉइंट के बीच निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 लॉज। किरचॉफ का सेकंड लॉ का जिक्र करते हैं बेटा। सेकंड लॉ को बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ या लूप लॉ, या इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसके नाम से फेमस है। केवीएल, केसीएल, केवीएल। सेकंड लॉ ये क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, अराउंड एनी क्लोज लूप। भाई लूप कोई बना दीजिए अगर आप, जैसे कि ये बन गया लूप, प्लस माइनस 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम सपोज करिए, ऐसे बना देते हैं क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप पे द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम इन द चेंजेस ऑफ द पोटेंशियल मस्ट बी 0। यानी जो जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है सबको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। क्या मतलब और कैसे समझना है इसको, इसमें सवाल भी करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहली बात, जब आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, ये R है, ये I है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां AB पॉइंट ले लीजिए। इसी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं करंट की ही डायरेक्शन में, तो भाई हमारा करंट कहां से कहां जाता है? ज्यादा से कम की तरफ। यानी VA वाला पॉइंट हमारा पोटेंशियल का ज्यादा है और VB हमारा कम है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। बात पकड़ना मेरी, ठीक। VA इज ग्रेटर देन VB, तभी तो करंट इधर जाएगी। तो आप माइनस साइन लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई? इस रेजिस्टेंस पे V इज इक्वल टू IR होगा। ये IR लिखोगे, है तो पोटेंशियल, लेकिन साइन कौन सा दोगे? ज्यादा से कम, यानी अब कम हो गया आगे। VB माइनस VA निकालोगे तो निगेटिव आ रहा है, तो सिंपली आप माइनस लगा दोगे।
इतनी कहानी नहीं समझो, बस इतनी समझो बेटा, क्योंकि जल्दी जल्दी बातें करनी है कि करंट की ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो निगेटिव ले लेना, बस। क्यों होता है ये कारण बताने लगा मैं। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो निगेटिव ले लेना, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना। भाई इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो निगेटिव, और अगर इस डायरेक्शन में जाते तो प्लस IR कर देते, बात खत्म हो गई। अब मान लो रास्ते में सेल पड़ जाए, ये तो रेजिस्टेंस की बात रही, तो सेल की कहानी में क्या, इधर बना देते हैं। अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वो प्लस की तरफ जा रहे हो, प्लस की तरफ जा रहे हो, तो आप पोटेंशियल को बढ़ा देना, ठीक, मतलब प्लस E, अगर E है तो प्लस E, और अगर आप निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल को घटा देना। बात पकड़ में आ रही है? किसकी तरफ जा रहे हो, प्लस की तरफ, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहा है पोटेंशियल, और यहां पे घट रहा है तो माइनस ही कर देना, दैट्स ऑल, काम खत्म। सवाल करते हैं, देखिए कितनी आसानी समझ में आएगा। बात पकड़नी, दो बातें पकड़नी थी कि अगर करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, करंट की विपरीत जा रहे हो प्लस, जिधर सेल के अंदर जा रहे हो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ जा रहे हो तो निगेटिव, बात खत्म। आगे बात करते हैं हम लोग, और ये एक सवाल ले लेते हैं, देखिए इस पे, ये जो सवाल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 1 ओम रजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट। ये एक सर्किट दिया हुआ है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट, 2 बैटरी लगी है, कॉम्प्लेक्स सर्किट साहब बन गया। 1 ओम जो रेजिस्टेंस है, इसमें आपको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, कितना आई है और इधर से करंट जा रही है कि इधर से करंट जा रही है, ये निकालना है। इस सर्किट में कहीं से शुरू हो जाओ, मतलब कहीं से कोई करंट मान लो, सब निकलनी एकदम तय। जैसे कि इसको मुझे क्लियर करना होगा पहले, इंक, तो इंक खत्म हुई और ये वापस पता नहीं क्या दबा दिया मैंने, फिर से आते हैं, इंक हो गई। अब यहां पर अगर आपने देखिए 6 वोल्ट से I1 करंट मानी, देखिए आपको दिखाता हूं, कोई टेंशन नहीं, I1 लेके बढ़े और I1 यहां जानी थी, बात बराबर। अब यहां पे पहुंचे, ठीक है, I1 यहां पहुंचनी, यहां 2 टुकड़े कर दो I1 के, ऐसी की तैसी, आप यहां पे टुकड़ा कर दो I1 की जगह इसमें भेज दो I2। अब यहां पर देखिए आने वाली KCL लगा रहा हूं, आने वाली करंट I1 थी और इन जंक्शन से जाने वाली का सम होना चाहिए I1 के बराबर, तो बची करंट कितनी, I1 में से I2 घटा दो। ये देखो, देख पा रहे हो ना भाई, यहां से I1 आई, 2 टुकड़े होने हैं, I2 ऊपर चली गई, तो I1 में से I2 चली गई, बची कितनी, I1 माइनस I2, ये I1 माइनस I2 यहां निकाल दी, तो इसमें करंट कितनी गई, I1 माइनस I2। आगे बढ़ जाओ, I1 माइनस I2, देखिए कितने आराम से, यहां पर ये करंट गई I2 और यहां से I1 माइनस I2 मिली, I2 कट गया और I1 इसके अंदर चली गई, काम खत्म हो गया। कोई परेशानी नहीं होती इसमें, आप झंझट ही ना करो, एक से करंट निकालो और जहां जहां टुकड़े करने करते चले जाओ, KCL लगाते चले जाओ। तो यहां पे KCL लगा चुके हैं हम लोग, समझना मेरी बात, KCL लगाया तभी करंट को तोड़ा था हम लोगों ने, ठीक, KCL लग चुका है। और ये जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग लूप पकड़ लेते हैं, सपोज करिए इसका नाम देना पड़ेगा ABCD, तो मैं लाली कलर यूज कर रहा हूं, कोई और कलर यूज कर सकता हूं क्या, तो शायद ब्लैक मिल गया हमको, तो मालूम नहीं कितना दिखेगा, ABCD, देख पा रहे बच्चों, ABCD लिख दिया। अब ABCD में लूप ले लेते हैं हम लोग, ABQPA, ये क्या नीचे जाएगा क्या, ये लूप ले लिया। अब इस लूप में हम इसी जिस डायरेक्शन में लिखे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे ABQPA ऐसे ही चल रहे हैं। अब देखिए जिस इसी करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे तुम, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन, तार में कोई रेजिस्टेंस तो मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां जाओ BQ में, तो BQ में इसी करंट की डायरेक्शन में तुम मूव किए हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो माइनस लिख देना, तो -3I1 है ना, करंट की डायरेक्शन में बढ़े हो। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए बेटा, देखिए मैं बिल्कुल समय दे रहा हूं कि इससे आप बात पकड़ ले जाएं। करंट की डायरेक्शन में बढ़े तो -1I2, फिर यहां पहुंचे P पे, फिर ये पहुंचे +6 वोल्ट, देखिए किस डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लस टर्मिनल में, +6 वोल्ट बराबर 0। पहली इक्वेशन बन चुकी है साहब, पहली इक्वेशन आ चुकी है। आगे की बात करते हैं हम लोग बेटा सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन में इस वाले लूप को पकड़ लेते हैं, बाजू वाले लूप को, तो लूप लिख लो कौन सा,
P Q, कोई भी लूप ले सकते हो, P Q C D P। अब यहां भी हम ऐसे ही बढ़ जाएंगे, कोई मनाही नहीं, कैसे भी बढ़ सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे पकड़ो बात बेटा, चलते हैं P से, तो P से चले इधर, अब करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव, तो +1 × I2, समझ पा रहे होगे। अब फिर आगे बढ़े, 3 वोल्ट में उसी डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो लिखोगे -3 × I1 - I2। अब आगे चले बेटा, इधर 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 प्लस की तरफ जा रहे हो तो +9 वोल्ट। अब यहां आ गए तो करंट की दिशा में, यानी -2 × I1 - I2 बराबर P पे पहुंच गया बराबर 0। दोनों लूप जो लिया था, दोनों की इक्वेशन बन चुकी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पर, ये रहा देखिए I2, यहां पर कितना हो गया, -3I1 +3I2 +9 -2I1 +2I2 बराबर 0। अब देखिए I1 को पकड़ते हैं तो -3I1 और ये रहा I1, यानी 5I1। इसके बाद I2 पकड़ते हैं, I2 और 3I2 4I2 और ये रहा 6I2 +9 बराबर 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 थी, हम इंटरेस्टेड है I2 जानने के लिए, ठीक। तो I1 को रिप्लेस कर देना चाह रहे हैं यहां पर, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को इधर ले जाओ तो 3I1 बराबर 6 -I2 और इसको नीचे कर दो 3, यानी I1 की वैल्यू हो जाएगी 6 -I2/3। ये बात पकड़ी आपने, सॉल्व करना आप कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। तो वैल्यू रख दो यहां पर, तो -5 ब्रैकेट में I1 6 -I2/3 +6I2 +9 बराबर 0। इसको सॉल्व करना, आंसर लेना, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम लोग यहां करने की कोशिश करते हैं, फटाफट निकालते हैं, जिससे बिल्कुल अंदर तक बात पहुंच जाए। तो ये करोगे तो आ जाएगा कितना बेटा, 30/3 यानी 10। तो ये वैल्यू हो गई -10, पहले से मल्टीप्लाई किया 6/3 से, तो 2 और -10 और आ गया +5I2/3, फिर आ गया 6I2 +9 बराबर 0। तो ये देखिए -10 और 1 मिलके -1 रहा, इधर जाओगे तो 1 कर दोगे, तो इधर वाला तो हो गया 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 18 और 22 5 23 आ जाएगा, तो 23I2/3। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/23 एम्पियर। तो इस तरीके से 3/23 एम्पियर आप निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन देखिए, इसी डायरेक्शन में लिखा है Q to P एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज Q to P। इस तरीके से देखिए सवाल को, किरचॉफ लॉ को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बड़े आसानी से। तो ध्यान रखिए और आसानी से इस तरह सवाल सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग और देखिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या कर सकता है हमारे लिए एप्लीकेशन, फटाफट देख लेते हैं। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे सकता है। कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी निकाला जा सकता है, ठीक है। जो मेजर चीज हमें समझनी होगी यहां पर पोटेंशियोमीटर में, कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर हमारे पास मौजूद था, फिर पोटेंशियोमीटर क्यों चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो वोल्ट मीटर डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वो एक्यूरेट नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जबकि पोटेंशियोमीटर से जो आप पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि नल मेथड पे बेस्ड होता है। करंट फ्लो नहीं करती जिस समय हम निकाल रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फिर वोल्ट मीटर क्यों चाहिए अगर एक्यूरेसी मिलती है पोटेंशियोमीटर से, इसलिए कि पोटेंशियोमीटर बड़ा होता है इन साइज। लैब जाने का मौका आपको मिला नहीं मिला ये नहीं मालूम, अगर गए देंगे तो बड़ा सा होता है डिवाइस, और वोल्ट मीटर जेब में आ जाता है, तो सुविधा बहुत है वोल्ट मीटर में। इसलिए थोड़ा सा अगर 10 वोल्ट की जगह 9.9 वोल्ट भी निकाल दे और सुविधा हो ले जाने में, तो हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जबकि पोटेंशियोमीटर एकदम एक्यूरेट निकालता है, इसलिए दोनों मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है साहब। तो प्रिंसिपल इसका बड़ा पूछा जाता है बेटा, याद कर लेना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।
वो एक रफ डायग्राम है, इस डायग्राम को भी जरूर पकड़े रहना, बड़े मदद करेगा। तो प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज, कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, एंड कंपोजिशन, और जिसकी बनावट है वो भी है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इसकी एरिया सेम होना चाहिए, और यहां से यहां तक कॉन्फ़िगरेशन यानी जिस चीज का बना है वो एक जैसा होना चाहिए। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है प्रोपोर्शनली, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ। तो ये पकड़े रहना, ये प्रिंसिपल है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखें, एक ही मटेरियल का वायर बनाएं, स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट भेजें, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अक्रॉस द लेंथ बराबर होगा। यानी 1 सेंटीमीटर, अगर क्या मतलब होता है इसका कि अगर किसी वायर में, ये वायर है, इसमें 1 सेंटीमीटर जाते हैं, यहां 10 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट मिलता है सपोज, तो 1 से 2 सेंटीमीटर जब जाएंगे आगे तो ये 9 से 8 मिलेगा। 1 सेंटीमीटर पर गैप पर 1-1 वोल्ट घट रहा है, ये बोल रहा है, ये इसका मतलब है, इसको पकड़े रहिएगा, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट, एग्जामिनेशन में वो भी पकड़ लीजिए। द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी V/L, उसको बोलते हैं ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि यूनिट लेंथ पर अगर आप टोटल ड्रॉप है यहां से यहां तक V और लेंथ है L, तो V/L निकालोगे तो यूनिट लेंथ पर जितना ड्रॉप मिल रहा है उसे आप कह दोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट्स ऑल, बहुत ही सरल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। यूनिट वगैरह लिखिए, वोल्ट पर मीटर, ऊपर वाले की रहती है वोल्ट, नीचे वाले की रहती है मीटर, कभी कभी सेंटीमीटर यूज करोगे तो V वोल्ट पर सेंटीमीटर निकाल दोगे प्रैक्टिकल, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी तो वोल्ट पर मीटर निकालते नहीं हम लोग। आगे चलते हैं, दूसरा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी, अच्छा ये जो आप देखेंगे इसमें ये पोटेंशियोमीटर वगैरह सिलेबस में जो बताया था केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है इस बार, न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर पे नहीं आएगा इस बार। आपको सिलेबस दिखाया था ना, तो केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि पोटेंशियोमीटर होता है कैसा है, क्या लॉजिक है, क्या प्रिंसिपल है वगैरह वगैरह, क्या करता है। आगे बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। ये देखिए सेटअप है, P एक रेजिस्टेंस है, यहां Q है, यहां R है, यहां S है। अगर इस चारों रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R हमारा अननोन है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो P Q S की मदद से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्यूरेटली, क्योंकि ये भी नल मेथड पे बेस्ड होता है। जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड होने का मतलब इस ब्रिज रूप का धारण कर लिया ना, तो बीच में, मतलब अगर ये देखिए रेजिस्टेंस लगाए गए हैं तो इसके बीच में ये जो बीच है ये गैल्वेनोमीटर लगाया है। जब ये बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड कब होता है, ये कंडीशन है उसकी, यानी रेशियो P Q R S का रेशियो अगर बराबर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, उस समय इस वाले आर्म में हमारी कोई करंट फ्लो नहीं होती, I की वैल्यू 0 होती है। इसमें इस वाले आर्म में I की वैल्यू 0 होती है, यानी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो ये तब नपाई या कैलकुलेशन होता है जब करंट फ्लो नहीं होती, नल मेथड है, इसीलिए ये जो वैल्यू निकालता है आर की, ये एक्यूरेट होती है। तो वोल्ट मीटर कहीं भी कोई डिफ्लेक्शन होना नहीं है, क्योंकि भाई करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये, और ये होने का मतलब इसके बीच वाली आर्म में, इस आर्म में किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें करंट जाएगी ही नहीं। बात पकड़ पाए क्या? आगे बात फटाफट कर लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशन में आया है 2013 में, पकड़ लो उसको। फिगर शोज 2 सर्किट्स ईच हैविंग ए गैल्वेनोमीटर, ये देखिए लगे हुए हैं, एंड ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ये गैल्वेनोमीटर और 3 वोल्ट की बैटरी है। व्हेन द गैल्वेनोमीटर्स इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ऑब्टेन द रेशियो R1/R2। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में इंटरचेंज कर देने पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी गैल्वेनोमीटर की जगह आप सेल लगा दें और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें। ऐसा क्यों होता है, उसका अगर प्रूफ चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने बताया है बिल्कुल डेरिवेशन। अदरवाइज फटाफट समझने के लिए ध्यान रखिए कि गैल्वेनोमीटर यहां हो, सेल यहां हो, या उसका पलट
सेल ऊपर हो गैल्वेनोमीटर नीचे हो, बात बराबर है। ठीक है साहब, ये हमारे कहानी बनी है। अब चलिए इस कहानी का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो R1 अपन R2 हमें निकालना था इन दो अरेंजमेंट के अंदर। ये देखिए R1 है, ये R2 है। तो ये देखिए पहला फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, यहां की बात हम लोग कर रहे हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो अगर नहीं करंट है तो इनका रेशियो होना चाहिए बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे 4/R1 इज इक्वल टू 6/9। भाई ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तभी तो करंट जी में नहीं जा रही है। तो ये एक रेशियो निकल आया। यहां R1 कैलकुलेट कर लो, देखो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। बात खत्म। मैंने बताया था दूसरी फोटो में इसको इंटरचेंज किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी बैलेंस्ड है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में अब भी कोई करंट नहीं है। तो साहब यहां पर वैल्यू लगा दो 6/12 अपॉन R, ये 6/12 फिर R2/8। तो 6/12 और R2/8, यहां R2 की वैल्यू निकल गई 4 ओम। देख पा रहे हो ना। अब बस खेल खत्म, R1/R2 निकाल दो। ये देखिए R1/R2 कितनी आ गई 6/4 यानी 3/2। ये आंसर हो गया। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि इसको इंटरचेंज करने पे वही सिचुएशन होती है, वो देख के ही हिल जाएगा, छोड़ देगा सवाल कि यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, इसको तो मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो आप जानते हैं इसलिए कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए मीटर ब्रिज कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो भी पढ़ा था ना, ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो भी सिंपलेस्ट। बस कुछ नहीं, प्रिंसिपल इसका पूछा जाएगा आपसे, आप लिख देंगे। इट इज वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान रखिएगा, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड P/Q इज इक्वल टू R/S। ये एक डायग्राम है, डायग्राम पूछा जा सकता है। और सिलेबस में न्यूमेरिकल ये पोटेंशियोमीटर वगैरह इसके तो आने नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज का आ सकता है। ठीक है साहब।